हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय रामानुजन बैच। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट सेशन में जो चीजें हमने पढ़ी थी रिलेशन से रिलेटेड, आपको पता होगा, उनको थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको पता होगा, हमने जब भी दो सेट्स कंसीडर किए ए एंड बी, तो उनका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखा था ए क्रॉस बी फॉर्म में, राइट। और ये डिफाइन होता था ए कोमा बी, यानी कि ऑर्डर पेयर आते थे जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होता था और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड सेट का होता था, राइट। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पे हमने सीखा था रिलेशन क्या होता है। कि अगर कोई भी रिलेशन आर अगर सेट ए से कहाँ जा रहा है, बी पे जा रहा है, इसका मतलब आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है ना। ये चीजें भी हमने आपको बता दी थी पिछले सेशन में। इसके साथ हमने कुछ रिलेशंस के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स बताए थे, जिनमें कि सबसे पहला टाइप आता है एम्पटी रिलेशन होने का। ठीक है ना। एम्पटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर किसी रिलेशन आर को मैं फाई यूज कर रहा हूं, फाई मतलब दैट इज अ एम्पटी रिलेशन, राइट। मीन्स इसके पास कोई भी कलेक्शन नहीं है। कोई ऐसा रिलेशन आपको मिल सकता है ना, जिसमें आपको कलेक्शन ही खाली मिले। नेक्स्ट रिलेशन क्या था हमारा, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको भी हमने कवर किया था। अगर कोई भी रिलेशन आर पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आ जाता है, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ठीक है ना। ये टाइप्स होते हैं क्योंकि आर जो होता है ना, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, इस आर को तीन चार पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम, और एक बीच का ले लेते हैं। यहां मान लीजिए ए क्रॉस बी यानी कि होल ले लिया हमने पूरा का पूरा। इधर मान लेते हैं हमने फाई ले लिया, और जो बीच में फंसा हुआ मामला होता है, ये बेस्ड ऑन रूल होता है ना। जो भी हमें रूल दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम कुछ रिलेशंस डिजाइन करते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन हो गया हमारा। हमने इसके रिलेटेड पिछले सेशन में एग्जांपल सीख रखे हैं। पिछला सेशन अगर आपने नहीं देखा होता तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी मिल जाएगी आपको, तो बच्चों आप वो भी देख सकते हो। आइडेंटिटी रिलेशन आपकी बुक में दिया जरूर नहीं है, लेकिन क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ये मैंने बहुत अच्छे से पिछले सेशन में कवर करा दिया है आपको। क्या होता है कि जो भी रिलेशन है आर, अगर वो ए से ए पे डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना, ये सेम सेट से सेम सेट पे जाता है, ध्यान रखना। और इसमें ऐसा होता है कि जो भी एलिमेंट ए में बैठे हुए हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये जो मेरी उल्टी ए बनी हुई है, इसका मतलब बच्चों होता है फॉर ऑल। इसको हमेशा के लिए आप याद कर लीजिए। इन शॉर्ट इसको फॉर ऑल, फॉर ईच कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। फॉर ऑल ए यानी कि ए के सभी मेंबर्स के लिए ए का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ होना चाहिए। और इसके साथ एक वर्ड मैंने लगाया था बच्चों, ध्यान होगा आपको, ओनली। ओनली का मैंने पिछले सेशन में बहुत डिटेल में इस चीज को एनालिसिस करके बताया था कि ये वर्ड ओनली यहाँ क्यों मेंशन किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मीन क्या होता है, ये भी मैंने पिछले सेशन में कवर करा दिया है। सेम आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशंस को कॉपी किया जाता है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। बस अंतर यहाँ पे ये होता है कि ये जो वर्ड ओनली यहाँ पे आ रहा है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नहीं आता। ठीक है ना। मीन्स ऐसा होता है कि यहाँ केवल ए का रिलेशन ए के साथ डिमांड किया जा रहा है। यहाँ रिफ्लेक्सिव में ये भी होता है कि ए के रिलेशन तो ए के साथ है ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी यहाँ कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट रिलेशन हमने आपको पढ़ाया था सिमेट्रिक रिलेशन। आपको याद होगा सिमेट्रिक रिलेशन में क्या था, कि जब भी कोई ए कोमा बी अगर किसी रिलेशन आर को बिलोंग करता है, तो हमें ये दिखाना होता है कि बी कोमा ए भी उसी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। तभी वो रिलेशन आर जो होता है वो सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी में जाता है, ठीक है। और लास्ट था हमारा, जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, वो था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, याद होगा कि अगर मेरे पास, इफ से शुरुआत कर लेते हैं, कि अगर ए कोमा बी मेरे रिलेशन में है आर में, फिर बी कोमा सी अगर मेरे पास रिलेशन आर में ही बैठा हुआ है, तो मुझे ये दिखाना पड़ता है कि ए का जो सी के साथ रिलेशन होगा वो भी कहाँ पे होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सी डेफिनेशंस हैं बच्चों। इन पॉइंट बाई पॉइंट आप इनको नोट कर सकते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कोई पूछे तो बता दीजिए। एम्पटी रिलेशन कैसे बनते हैं, पिछले सेशन में मैंने इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, मैंने ये सारी की सारी चीजें जो भी आपको यहाँ लिखी हैं, आई हैव ऑलरेडी explained in the last session. Okay, if you have not seen not watched my session, then you can watch my session through to my description link. I have already provided, okay, in this session. Now we are going to the next topic, and the next topic is the equivalence relation,
है ना। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आज के जो हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं इस सेशन में वो पूरे के पूरे इक्विवेलेंस रिलेशन से रिलेटेड है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जब ये तीन रिलेशन मिलते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो एक रिलेशन बनता है कंबाइंड फॉर्म में जिसका नाम होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मींस जब कोई भी रिलेशन इन तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लेगा, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, वो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, साथ ही साथ अगर वो ट्रांजिटिव भी होता है, इसका मतलब वो क्या बन जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, पूरा का पूरा लेसन जो है हमारा नोट बेस्ड है और हम इस सेशन में क्योंकि एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे एंड देन गो टू द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द चैप्टर नंबर 1, राइट। We have started Ramanujan batch already for the all students. In this batch, we will cover the notes based mathematics. So here is the first example in your book. ये आपसे क्या कहता है कि एक कलेक्शन है बच्चों T, और ये T कलेक्शन किसका है? सेट ऑफ ट्राइंगल्स का, ट्राइंगल्स इन 2D प्लेन, राइट। जो भी आपका 2D प्लेन होता है बच्चों, 2D प्लेन बोलो या प्लेन बोलो, दैट्स द सेम थिंग, डजंट कंफ्यूज्ड। और इस पे रिलेशन क्या दे रखा है? इस टी कलेक्शन पर एक रिलेशन आर डिफाइन किया है उसने। टी से कहां जा रहा है? वो टी पर ही जा रहा है और कह रहा है कि इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि मैं उन ट्राइंगल्स T1 और T2 को इस प्रकार रिलेट करता हूं सच दैट कि T1 है वो कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट विद T2 या 2T2। ठीक है, इसमें क्या है, आपको थोड़ी सी प्रॉपर्टी ये पता होनी चाहिए कि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या प्रॉपर्टी हमें फॉलो करनी पड़ती है। तो बच्चों आपने 9th या 10th क्लास में ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कुछ रूल्स पढ़े होंगे, जैसे कि ट्रिपल एस रूल होता है एक। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ हिंट कर रहा हूं, तो आप उसी हिंट के अकॉर्डिंग 9th या 10th या गूगल करके देख सकते हो, सारी चीजें आपको बड़े इजीली तौर पे मिल जाएंगी। ट्रिपल एस प्रॉपर्टी होती है, फिर एस ए एस प्रॉपर्टी होती है और फिर ए एस ए प्रॉपर्टी होती है ना। ये तीन अलग अलग टाइप के रूल्स होते हैं फॉर मेकिंग द कॉन्ग्रुएंट रिलेशन बिटवीन एनी टू ट्राइंगल्स, राइट, एनी टू एनी शेप्स। ये सबके लिए डिजाइन किया गया रूल है, लेकिन सबसे इसमें बेस्ट जो रूल होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है एस ए एस रूल। ठीक है ना, इस पर काफी सारी चर्चाएं होती हैं, इसी के बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस भी आपने ट्राई किए होंगे जब आप 9th या 10th क्लास में होंगे। ठीक है ना, हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट रिलेशन में वो पूछ रहा है कि इसे सिद्ध करिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए मुझे सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव होना इसका। ठीक है ना, अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या प्रॉपर्टी बताई जाती है कि जो भी फॉर ऑल टी है ना, मुझे दिखाना होगा कि टी कोमा टी जो होगा वो कहां बैठेगा? इस आर में। मींस टी का रिलेशन किसके साथ दिखाना होगा? टी के साथ। अच्छा, टी टी के साथ कब रिलेट करेगा? जब टी कॉन्ग्रुएंट होगा, कॉन्ग्रुएंट टू टी। अब कोई भी ट्राइंगल जो होगा किसी भी अपने आप के साथ तो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? आपको जब एनालिटिकली जब इस चीज को तुम पढ़ के आओगे तो आपको एक चीज फील होगी कि कोई भी दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब वो एक जैसी शेप के होते हैं। ठीक है ना, उनकी साइड सेम होती हैं, तो इसको बोलते हैं हम ट्रिपल एस रूल। जब उनकी दो साइड एक एंगल सेम होता है तो उसको बोलते हैं हम एस ए एस रूल। मीन्स उनकी शेप एक जैसी होती है, तो कोई भी ट्राइंगल है अपने आप के साथ तो बिल्कुल सेम दिखेगा। मीन्स ये प्रॉपर्टी हमेशा फॉलो होगी, मतलब वो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस आर इज द रिफ्लेक्सिव, राइट, हेंस आर इज अ रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या करना होता है? हमें ये बताना है कि इफ T1 जो है अगर T2 के साथ रिलेट करता है ना, यानी कि अगर ये R में बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, राइट। अगर T1 T2 जैसा दिखता है, इसका मतलब क्या बच्चों? ये नहीं निकाल सकते हो कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अगर T1 T2 जैसा दिखता है मींस T2 ही तो T1 जैसा दिखता है। इसका मतलब यहां बच्चों ये निकलेगा कि जो T2 होगा वो रिलेट कर जाएगा किसके साथ? T1 के साथ। और अगर ऐसा हो रहा है सारे ट्राइंगल्स के लिए मींस
हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसको फॉलो कर रही है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। हेंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक, हेंस आर इज अ सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या आती है, थर्ड आता है हमारा ट्रांजिटिव, कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव हमारा कब होगा। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है, ट्रांजिटिव के लिए आपको यह पढ़ाया गया है कि इफ T1 अगर T2 को रिलेट कर रहा है, मतलब ये R में बैठा हुआ है, फिर T2 अगर किसी T3 के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब ये भी R में बैठा हुआ है, तो हमें ये दिखाना होता है कि अगर T1 का रिलेशन T2 के साथ है, फिर T2 का रिलेशन अगर T3 के साथ है, देन वी विल शो दैट कि T1 का सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होगा, T3 के साथ। अब यहां देखो, T1 अगर T2 जैसा दिखेगा, मतलब अगर ये एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो T1 बिल्कुल कैसा दिखेगा, T2 जैसा, और यहां T2 किसके जैसा दिखेगा, T3 जैसा। तो देखिए T1 दिख रहा है T2 जैसा, और फिर T2 कैसा दिख रहा है, T3 जैसा। क्या इसका मतलब यही नहीं निकलेगा कि T1 ही है जो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सीधा सीधा T3 के। बात समझ आ रही होगी मेरी, यानी कि T1 अगर T2 जैसा दिख रहा है, फिर T2 T3 जैसा दिख रहा है, मींस T1 ही कैसा दिख रहा है, T3 जैसा। यानी कि वी कैन गेट दिस थिंग दैट कि T1 ही कैसा दिखेगा, हमारा T3। ओके, चलिए, तो यहां से हमें रिफ्लेक्सिव भी होना पता चला, सिमेट्रिक होना भी पता चल रहा है, और ट्रांजिटिव होना भी पता चल रहा है। अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन एक साथ फुलफिल होते हैं, मींस वो रिलेशन क्या बन जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लाइन से रिलेटेड है। एक कलेक्शन किया जाता है सेट ऑफ ऑल लाइंस का, और उस लाइंस के सेट पर क्या डिफाइन किया जाता है, एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है। और वो रिलेशन कैसा है कि कोई भी दो लाइन एक दूसरे के साथ तभी रिलेट होंगी जब एक लाइन किसी दूसरे लाइन के साथ कैसी हो, परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है बच्चों। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब आप एक एग्जांपल में ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक लाइन ये L1 है, तो इस पर ये लाइन कौन सी है, L2, जो कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस जब कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, चलिए, क्या पूछ रहा है, सो दैट सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव। फर्स्ट बताइए, रिफ्लेक्सिव में कोई भी एक लाइन है क्या खुद के साथ कभी परपेंडिकुलर हो सकती है। मैं कहूं कि फॉर ऑल एल, एल रिलेट टू एल, क्वेश्चन मार्क। और कहूं तो मैं यहाँ पे एल इज परपेंडिकुलर टू एल, कोई भी लाइन खुद के साथ कभी परपेंडिकुलर हो सकती है क्या, तो इसका आंसर आएगा नेवर। राइट, कोई भी लाइन है, अब खुद के साथ कैसे परपेंडिकुलर होगी, खुद के साथ तो कभी नहीं होगी, किसी दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो सकती है। मींस इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब क्या होगा कि हेंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब देखिए इधर, अब दूसरा काम कर लेते हैं अपन सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक में क्या दिखाना होता है कि इफ L1 परपेंडिकुलर हो L2 के साथ, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इफ L1 L2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, R को, तो L1 L2 कब बिलोंग करेंगे R को, जब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए यही एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज द L1 एंड दिस इज द L2, राइट। अब L1 L2 पर परपेंडिकुलर हो, या फिर इसको बदल दीजिए तो L2 ऐसे आ जाएगा, जैसे हम इसको घुमाएंगे इस तरीके से घुमा दीजिए ऐसे करके, तो आपको L2 तो नीचे दिखाई देगा और L1 अब ऐसे दिखाई देगा। मतलब अगर L1 पर L2 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि L2 पर L1 परपेंडिकुलर है। तो इसका इंप्लाइज ये करेगा आगे कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 मींस L2 परपेंडिकुलर टू L1। इसका मतलब हो जाएगा कि L2 L1 भी किसको बिलोंग करेगा, R को, और इसका मतलब हो जाएगा कि R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम ट्रांजिटिव पर। अब ट्रांजिटिव क्या कहेगा, ट्रांजिटिव देखिए, हमें पता है कि अगर L1 और L2 किस में बैठे हैं, R में, फिर L2 L3 भी किस में बैठा हुआ है, R में, तो हमें दिखाना होगा कि L1 L3 किस में बैठा होना चाहिए, R में बैठा होना चाहिए, या फिर ये बैठा नहीं होना चाहिए। दो ही बातें हो सकती हैं, बैठा होगा तो ट्रांजिटिव बन जाएगा, बैठा नहीं होगा तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है,
आप यहां पर अज्यूम करके चलिए, बाकी की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है ना। ये सपोज कर लिए मेरे पास L1 है और ये मेरे पास कौन सी है, L2, ठीक है। अब L1 पर कौन परपेंडिकुलर हुआ, L2 परपेंडिकुलर हुआ। फिर L2 पर कौन परपेंडिकुलर होना है, L3। मतलब अगर ये L2 लाइन है तो L2 लाइन पर कोई भी लाइन किस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, इस तरीके से परपेंडिकुलर होगी, तो ये L3 लाइन हो गई। अब मुझे ये देखना है कि ये L1 और L3 लाइन कैसी होंगी। तो ये दोनों लाइन, एक L1 लाइन और ये L3 लाइन, राइट, ये तो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो गई, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां से ये समझते हैं कि L1 L3 आर में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आर में बिलोंग तो तब करेगा ना जब ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगी। बट अकॉर्डिंग टू दिस L1 एंड L3 एंड L2 जो भी कंबाइंड फॉर्म इनकी दे रखी थी परपेंडिकुलर होने की, उसके अकॉर्डिंग तो आपको ये फाइंड आउट हो रहा है कि L1 और L3 तो पैरेलल आएंगी, परपेंडिकुलर तो नहीं आएंगी। मींस L1 और L3 का जो पेयर बनेगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, और आर में बिलोंग नहीं करेगा तो फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि ये रिलेशन जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही फिर ये ट्रांजिटिव होगा। तो दिस रिलेशन इज ओनली द सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है, इसमें ऑलरेडी एक रिलेशन बना रखा है और सेट दे रखा है हमें 1 2 एंड 3, ठीक है, सेट दे रखा है हमें 1 2 एंड 3। और इसमें हमें जो रिलेशन डिफाइन करके दे रखा है उसने, उसकी वैल्यू है 1 1 2 2 3 3। मैं कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज भी आपको बता दूंगा जो कि आपकी बुक में नहीं दे रखी है, बहुत सिंपल सी चीज है जिसे मैं बार बार आपको बता रहा हूं। इस रिलेशन को बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नॉट नाइदर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। मैं इसमें एक और पॉइंट लगा देता हूं कि आपसे पूछता हूं कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये चाहिए होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए रिलेट करना चाहिए किसको, ए। अब मेरे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए में एलिमेंट है मेरे, यानी कि ए की वैल्यू मेरी 1 हो सकती है, ए की वैल्यू 2 हो सकती है और ए की वैल्यू 3 हो सकती है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा क्या 1 का रिलेशन 1 के साथ है, क्या 2 का रिलेशन 2 के साथ है, क्या 3 का रिलेशन 3 के साथ है। तो ये तो तीनों चीजें हैं, इसका मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। मीन्स दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर हुआ होगा पॉइंट बहुत अच्छे से, ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये आइडेंटिटी रिलेशन की तरफ अगर मैं जाऊं कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, तो मैंने आपको वहां बताया था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए रिलेट करना चाहिए ए को ओनली। अब इस ओनली वर्ड की वजह से ही देखो ये रिफ्लेक्सिव तो था लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है, बट इसको केवल ओनली चाहिए होता है, यानी कि यही एलिमेंट होने चाहिए थे रिलेशन में। इसका मतलब था ओनली का मतलब, ठीक है ना। लेकिन इसने तो इसमें ये 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अलावा भी चीजें रिलेशन में दे रखी हैं, मतलब रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिमेट्रिक को। तो सिमेट्रिक तो बच्चों वैसे भी दिख रहा होगा आपको, एक ही लाइन में पता चल जाएगा कि 1,2 इस रिलेशन में है, आर में बैठा हुआ है, बट 2,1 इस रिलेशन में नहीं है। मतलब सिमेट्रिक को कट कर दीजिए कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट देख लेते हैं अपन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, देखिए यहीं से ले लीजिए 1,2 किस में बैठा हुआ है, आर में। फिर 2,3 किस में बैठा हुआ है, आर में। बट अब देखिए 1 2 आर में था, 2 3 आर में था, तो 1 3 को कहां होना चाहिए, आर में होना चाहिए। क्या 1 3 आर में है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव को भी कट कर दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ना तो ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है, ना ये आइडेंटिटी है, ये ओनली क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो फिर इक्विवेलेंस की भी कोई बात नहीं करेंगे हम, ना ही इक्विवेलेंस बन पाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है z पर, है ना। रिलेशन क्या दिया हुआ है z पर,
जेड से कहां पे जाता है, जेड पर। जेड का मतलब क्या है बच्चों, जेड का मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स से, ठीक है ना। क्या रिलेशन दे रखा है, रिलेशन आपको ये दिख ही रहा होगा कि ए और बी सच दैट टू किसको डिवाइड करना चाहिए, ए माइनस बी को। बच्चों डिवाइड करने का मतलब परफेक्टली डिवाइड करने से, ध्यान रखना, कुछ और चीज माइंड में नहीं जानी चाहिए। परफेक्टली डिवाइड, और परफेक्टली डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। ये भी चीज आपको मेंशन करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। परफेक्टली डिवाइड करना किसको कहते हैं, जब रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो अगर आपके पास कोई रिलेशन आर इस प्रकार दिया हुआ है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा। तो इक्विवेलेंस होगा तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको रिफ्लेक्सिव की तरफ ही लेके जानी चाहिए, है ना। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सबसे पहले यही चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव कहता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर में से मैं कोई भी एक इंटीजर वैल्यू उठाऊं तो क्या ए रिलेट करेगा ए के साथ। तो इसको चेक करने के लिए ये प्रॉपर्टी काम करेगी, है ना, ये प्रॉपर्टी जो हमें दे रखी है। क्योंकि कोई भी ए कोमा बी एक दूसरे को तभी रिलेट करेगा जब टू डिवाइड करेगा उनके डिफरेंस को। तो यहाँ पे ए अगर ए को रिलेट करता है इफ टू डिवाइड करे ए माइनस ए को, तो यहां से क्या निकल के आएगा, और कहूं तो टू डिवाइड करेगा किसको, 0 को। दैट इज ट्रू ऑलवेज, मीन्स ए रिलेट करता है ए को। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरा क्या है हमारा, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या होता है कि इफ ए कोमा बी अगर रिलेट कर रहा है किसको, आर को, इसका मतलब है कि टू डिवाइड दे रहा है किसको, ए माइनस बी को। बच्चों एक चीज समझिए, यहां पर अगर कोई टू है, अगर ये 4 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 माइनस 4 को डिवाइड नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि अगर 2 ए माइनस 2 को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है ए माइनस बी के माइनस को भी ये डिवाइड करेगा। और अगर ये इसको खोल दिया जाए तो इसका और मतलब निकल के आएगा कि 2 डिवाइड करेगा किसको, बी माइनस ए को। और 2 अगर बी माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि बी कोमा ए कहाँ बैठा हुआ है, आर में। और अगर बी कोमा ए आर में बैठा हुआ है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि आर क्या है, सिमेट्रिक। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना। थर्ड हमारा आ जाता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की डेफिनेशन क्या है बच्चों, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन आपको बताई गई है कि इफ ए कोमा बी किसको बिलोंग करता हो, आर को, फिर बी कोमा सी किसको बिलोंग करता हो, आर को। तो ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, टू ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा होगा। यहां से टू किसको डिवाइड कर रहा होगा, बी माइनस सी को। अब देखिए इंप्लाइज करेगा कि टू इनके एडिशन को भी डिवाइड करेगा। मैं अभी एक एग्जांपल दे दूंगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होगा। इसको हम आगे ले जाएंगे लाइन को, तो यहां से निकल के आ जाएगा ए माइनस सी। अगर टू ए माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए कोमा सी किस में बैठा हुआ है बच्चों, आर में। इसका मतलब ये है कि हम लेके ये चले थे, ये दिखा रहे हैं, मींस आर क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। मतलब ये रिलेशन जो दे रखा है वो कैसा है हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, ओके। अच्छा मैं थोड़ी सी बात ये बताना चाह रहा था, देखिए यहाँ एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है, और सपोज करिए यहाँ 2 को -4 की जगह आप लिख लीजिए 10। अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा था, 2 10 को कर रहा था, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 2 14 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है ना, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, न कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। मैं कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके सामने ला रहा हूँ। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है आपका। और इस क्वेश्चन का ए सेक्शन ये है कि एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है किसी सेट ए पर, इसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 और ये जा रहा है 13 14 तक। और इस पर आर डिफाइन किया जा रहा है ए से ए सच दैट कि आर इज इक्व टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्व टू 0। अब ये वो रूल है जिसके अकॉर्डिंग दो एलिमेंट्स बाउंड हो रहे हैं। तो इस रूल को हम यहाँ पे ब्रेक कर लें, 3x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी फॉर x एंड व्हाट आर दी पॉसिबिलिटी फॉर y। अब ये भी देखना है कि y भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, a का, यानी कि सेम सेट, यानी कि यही बिलोंग करना चाहिए। और x भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, a का। तो इस चीज को देखते हुए हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की पॉसिबिलिटी 1 है, x की पॉसिबिलिटी 2 है,
एक्स की पॉसिबिलिटी ऐसे ही कर करके एक्स की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ तक जा रही है, यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है, और ये चलते चलते 13 एंड लास्ट आ जाएगा हमारा 40। अगर x की वैल्यू ये है बच्चों, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो 3 आएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी 6, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 9, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 12, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी 15, और ऐसे ही चलता जाएगा। अब देखिए ये 15 तो a में बिलोंग नहीं करता, मीन्स यहां से कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं होगा, यानी कि आगे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके लिए कोई रिलेशन नहीं बनेगा, मतलब वहां एलिमेंट बाउंड्स ही नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन ये दे रखी है कि जो y की वैल्यू आए वो भी किसको बिलोंग करे, a को। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ रही है 15, जो कि बिलोंग नहीं करती a को, मतलब इन्हीं एलिमेंट्स के साथ साथ केवल रिलेशन बनेगा। तो जैसे 1 का रिलेशन किसके साथ बना 3 के साथ, 2 का रिलेशन 6 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, और 4 का रिलेशन 12 के साथ। तो यही वो पेयर्स हैं जो रिलेशन क्रिएट करते हैं, और इस डेफिनेशन के बेसिस पर जो रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। वो कौन कौन से पेयर होंगे 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन कर रखा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको पता होंगे 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से हमें कहाँ जाना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर किस तरीके से जाना है कि आप x, y को तभी रिलेट कर सकते हैं जब y की वैल्यू x प्लस 5 हो एंड x की वैल्यू 4 से कम हो। अच्छा, अगर x की वैल्यू 4 से कम है और x कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, नेचुरल नंबर में, है ना। x क्या है, एक नेचुरल नंबर जो कि किससे छोटा है 4 से, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 एंड 3। अब इस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो y की वैल्यू जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो 6 आएगी, y की वैल्यू 7 आएगी, और y की वैल्यू 8 आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से जो रिलेशन क्रिएट होगा बच्चों, 1 का रिलेशन 6 के साथ बनेगा, 2 का रिलेशन 7 के साथ बनेगा, और 3 का रिलेशन 8 के साथ बनेगा, और यही रिलेशंस के एलिमेंट होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया है। और भी जो इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं आप उनको कंप्लीट करिए। डिविजिबल होने का एक क्वेश्चन है, तो डिविजिबल होने को भी आप खुद कवर करेंगे, और भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं आपसे, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज में कई बार आया है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि किसी भी रियल लाइन पर जो भी नंबर लाई करता है उसे हम रियल नंबर कहते हैं नॉर्मल डेफिनेशन में। ठीक है ना। और एक रिलेशन उसने क्या दे रखा है, इसी रिलेशन को डिफाइन किया गया है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर पर। ठीक है, क्या रिलेशन है कि कोई भी दो रियल नंबर एक दूसरे के साथ तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब पहला वाला दूसरे के स्क्वायर से कम हो, है ना। अब इसमें ये बोल रहा है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है ना। ये कह रहा है कि इसमें ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज ट्रैकल करते हैं कि अगर ये रिफ्लेक्सिव होगा तो मैं कहूंगा कि फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, a की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए, a स्क्वायर से। बात समझ में आ रही होगी। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि a को मुझे a के साथ कनेक्ट करना है। अगर वो रिलेशन में बैठा होगा इसका मतलब वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा, है ना। अच्छा, अगर a की वैल्यू a स्क्वायर से छोटी है, राइट, तो इसको या तो इधर ले जाइए तब भी आपको पता चल जाएगा। ये कब छोटा होगा, देखिए ये तभी ऐसी कंडीशन फुलफिल करेगा, आप इधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए इज ग्रेटर देन 0, तो ए आ जाएगा, और फिर यहां पर आ जाएगा आपका a माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये निकल के आएगा, इस कंडीशन को अगर तुम सोल्व करोगे तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट होकर के ये पॉजिटिव है, मींस या तो ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और या फिर ये दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हुए तो यहाँ पे a की वैल्यू देखिए, दोनों कह रहे हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू किससे बड़ी है 0 से, और ये कह रहा है कि a माइनस 1 यानी कि a किससे बड़ा है 1 से। तो दोनों का जब मैं एक कॉमन सेक्शन लूंगा मतलब मुझे यहाँ से a की वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी, यानी कि ये रिफ्लेक्सिविटी तभी फॉलो होगी जब मैं a को 1 से बड़ा कंसिडर करूंगा। ठीक है ना। ओके, ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि a की वैल्यू यहाँ पे 0 से छोटी है, और इधर कहना चाह रहा है कि a की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या निकलेगा, ये 1 से छोटा, और 1 से भी छोटा ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं इसे 0 से छोटा करो,
मीन्स दूसरा केस तब निकलेगा जब ए को आप 0 से छोटा ले लोगे। मतलब आप दोनों बातों का मतलब समझ रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी फॉलो होगा। देखिए रियल लाइन पर जाएंगे, ये आपका 0 है और ये आपका अगर मान लीजिए 1 है, तो अगर इधर कोई ए आप कंसीडर करते हैं तब ये फॉलो होगा, और इधर अगर आप कोई ए फॉलो करते हैं तब ये फॉलो होगा। लेकिन इस बीच के मामले में ये फॉलो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हमें तो ये प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम यहीं से एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने एक पॉइंट कंसीडर किया 1/2, ठीक है ना। अगर 1/2 रियल नंबर में बैठा हुआ है तो फॉर ऑल के लिए बात होती है। तो क्या मैं देखना चाहता हूं कि 1/2 का 1/2 के साथ रिलेशन है क्या। अगर 1/2 का 1/2 के साथ रिलेशन होगा तो फिर 1/2 छोटा होगा 1/2 के स्क्वायर से, और ये कितना आ जाएगा 1/4। 1/4 से 1/2 छोटा होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 1/2 का रिलेशन 1/2 के साथ नहीं है। समझ में आ रही है बात, यानी कि रिफ्लेक्सिविटी लॉस हो रही है। और ऐसा मैं एक एग्जांपल तो मैंने दिया है आपको, मैंने तो इसको पूरा प्रूफ करके दिखा दिया कि कहां ये फॉलो होगा और कहां ये फॉलो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिमेट्रिक पर। हमें ये दिखाना है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें सिमेट्रिक के लिए बच्चों, हमें एक एग्जांपल ले लेना चाहिए, वही सेम जैसे कि अभी लिया था। हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि अगर मैं कहूं कि 1/2 का रिलेशन -1 के साथ है, तो इसको देखना पड़ेगा कि ये है कि नहीं है। तो इसको देखेंगे तो कैसे देखेंगे, मुझे पता है कि ये चीज इसमें तभी हो सकती है व्हेन जब 1/2 छोटा हो किससे, -1 के स्क्वायर से। और ये क्या आएगा बच्चों 1/2, या आप इसको +1 कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत सिंपली हम इसको समझ सकते हैं, 1/2 का रिलेशन 1 के साथ है ना, तो +1 का स्क्वायर कर लीजिए। +1 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये 1 आएगा। तो मुझे पता है कि हाफ जो होता है वो 1 से छोटा ही होता है ना। अब इसको बदल दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि ये a, b का काम हो गया। अब इधर हम किसका काम करेंगे, b, a का। तो b, a का काम करने के लिए 1 का रिलेशन मुझे किसके साथ देखना पड़ेगा, 1/2 के। भाई ये तो रिलेटिव है, ये तो रिलेशन में है। अब इसको चेक करने का मतलब होगा व्हेन जब 1 छोटा हो किससे, 1/2 के स्क्वायर से। ये कितना आएगा 1/4। क्या 1 1/4 से छोटा है, नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 1/2 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज आर में है और ये चीज आर में नहीं है। इसका मतलब रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा मेरा पॉइंट, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे ही हम ले लेते हैं ट्रांजिटिव का केस। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन होने का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, फिर बी का रिलेशन सी के साथ होना चाहिए। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ता है कि ए का रिलेशन सी के साथ होगा, ऐसा लाना पड़ता है। तो हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल कंसिडर किया बेसिक सा। और वो एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि सपोज करिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 1/2, ठीक है। इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो रिलेशन क्या लिया हमने, 1, -1, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, तो ये देखिए रिलेशन में है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि 1 की वैल्यू -1 के स्क्वायर से छोटी या बराबर है। तो देखिए ये तो 1 आएगा, तो 1 के बराबर हो रहा है, इसका मतलब ये रिलेशन में बैठा है। अब -1 के साथ कनेक्टिविटी बनाएंगे हम, तो -1 को ले गए हम किसके साथ, 1/2 के साथ। क्यों ले गए, क्योंकि मुझे यहां से ये पता चला कि -1 छोटा है किससे, 1/2 के स्क्वायर से, मतलब 1/4 से। तो ये तो सही बात है। अब मुझे ये देखना होगा कि -1 और -1 तो यहां से हट जाएंगे, यानी कि सीधा सीधा रिलेशन देखना पड़ेगा 1 का 1/2 से। और देखिए यहां मैंने अभी आपको यही दिखाया है कि 1 का 1/2 के साथ कोई रिलेशन नहीं आ रहा। सिमेट्रिसिटी में मैं अभी ये चीज दिखा के आया हूं कि ये 1 का रिलेशन जो यहाँ पे बन रहा है, देखिए ये भी चीज आर के अंदर है, ये भी चीज आर के अंदर है, बट 1 का रिलेशन 1/2 के साथ नहीं है। हमने अभी चेक किया है इसको सिमेट्रिसिटी में। इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। मतलब ये रिलेशन जो आपको दे रखा है ये ना तो सिमेट्रिक होगा,
ना ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे कि कंसीडर करते हैं, हमें रिलेशन दे रखा है, एक सेट दे रखा है पहले तो 1 से लेकर के 6 तक, और इस पर हमें रिलेशन उसने क्या दिया है डिफाइन करके, रिलेशन दिया हुआ है कि कोई भी a कॉमा बी तभी रिलेट होंगे जब आपको b की वैल्यू a+1 होगी। तो इसमें उसने पूछा है कि इज रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। फिर दूसरा पूछ रहा है वो इसमें ट्रांजिटिव सिमेट्रिसिटी, यानी कि आपको ये चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिजाइन करते हैं किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। हमें पता है कि बी की वैल्यू ए से एक ज्यादा है, मतलब अगर ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आएगी 3, 4, 5 और 6। अब b की वैल्यू अगर इसके लिए निकालूंगा मैं तो 7 आ जाएगी, 7 तो a के अंदर है ही नहीं, तो यहां से जो रिलेशन डिजाइन होगा 1 का रिलेशन 2 के साथ आएगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ आएगा, 3 का रिलेशन 4 के साथ आएगा, 4 का रिलेशन 5 के साथ आएगा, और 5 का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा बच्चों, 6 के साथ। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव तो एक ही लाइन में दिख रहा है, नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी पेयर 1 का 1 के साथ नहीं है, 2 का 2 के साथ नहीं है, राइट। अब ये सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों, क्योंकि 1/2 इसमें है बट 2/1 इसमें नहीं है, इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखने जाऊंगा तो देखिए ट्रांजिटिव भी यहीं फेल हो जाएगा, 1 2 है, 2 3 है, बट इनका 1 3 नहीं है इसमें। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ये सिमेट्रिक हुआ, और ना ही ये ट्रांजिटिव हुआ। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन और मैं करके दिखाता हूं। एक रिलेशन दे रखा है सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, फिर से सेट ऑफ रियल नंबर्स को कंसीडर किया गया, बुक में बहुत बोल्ड कर रखा है, आप मेंशन कर सकते हैं ऐसे करके सेट ऑफ रियल नंबर्स को, और रिलेशन डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स में। क्या रिलेशन है, कोई भी दो रियल नंबर एक दूसरे से तभी कनेक्ट होंगे जब एक किसी दूसरे से छोटा होगा, ठीक है, या बराबर होगा। तो देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी कंसीडर कर रखी है। मैं कहूं कि कोई भी रियल नंबर अगर मैं लेता हूं आर से, तो मुझे पता है कि ए का रिलेशन ए के साथ होगा, क्यों होगा, क्योंकि ए छोटा या बराबर होता है खुद के साथ, छोटा नहीं होगा तो कम से कम बराबर तो होगा, तो बराबर भी इसमें कंसीडर किया जा रहा है, और अगर ऐसा है इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। बट अगर मैं सिमेट्रिक के लिए गया, तो सिमेट्रिक में अगर मैंने कहा कि इफ ए कॉमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ए किससे छोटा है, बी से। मैंने कहा 1 का रिलेशन 2 के साथ है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 किससे छोटा है, 2 से छोटा है। बट अगर मैं यहाँ पे कहूं कि क्या 2 रिलेशन 1 के साथ बैठेगा, बिल्कुल नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि 2 छोटा नहीं है 1 से, इसका मतलब ये है कि सिमेट्रिसिटी को लॉस कर रहा है। ट्रांजिटिविटी आपको क्या कहेगी, ट्रांजिटिविटी आपको ये कहेगी, ट्रांजिटिव रिलेशन, देखिए अगर ए रिलेट करता है बी के साथ, इसका मतलब क्या है बच्चों, ए छोटा है बी से। फिर बी अगर रिलेट करता है आर में, तो इसका मतलब है कि बी किससे छोटा है, सी से। देखिए ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, मतलब फाइनली ए किससे छोटा हो गया, सी से, है ना। इसका मतलब हो गया कि ए कोमा सी किस में बिलोंग कर गया, आर में, और अगर ए कोमा सी आर में बिलोंग कर गया मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी क्या दोनों रिलेशन है, सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये तीनों होता तो इक्विवेलेंस बन जाता, सिमेट्रिक न होने की वजह से ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, और भी एक दो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं। चलिए इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, एनसीईआरटी का। और ये क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, इसमें एक कलेक्शन कर रखा है ए, और इस कलेक्शन में क्या है, बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ एनी कॉलेज। कोई कॉलेज होगा, उस कॉलेज की लाइब्रेरी में जो भी बुक्स अवेलेबल हैं उन सब का एक कलेक्शन कर लिया हमने ए। इस ए पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया, ए से ए पर, और किस तरीके से रिलेशन डिफाइन किया है, उसने रिलेशन भी डिफाइन कर रखा है आर।
ये दे रखा है कि कोई भी दो बुक्स यानी कि एक्स और एक दूसरी बुक वाई इस तरीके से रिलेट करेगी व्हेन एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे उसने पूछा है कि अगर इस तरीके का कोई रिलेशन हम किन्हीं दो बुक्स के बीच में डिफाइन करते हैं, मींस वो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा हमें प्रूफ करके देना है। सो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या डिसाइड करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा ये रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, या फिर ये कहा जाए कि ए कोमा ए किसको बिलोंग करना चाहिए, आर को, ठीक है ना। अब ए कोमा ए बिलोंग करना चाहिए आर को, यानी कि एक्स कोमा एक्स जो भी आप वाट एवर यू हैव टेकन दिस, ए कोमा ए अगर आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब होगा कि ए एंड ए हैव द सेम नंबर ऑफ पेज। ए क्या है, ए कोई बुक है ना। और उस बुक की कंपेयरिंग उसी बुक के साथ की जा रही है कि ए एंड ए हैव द सेम नंबर ऑफ पेज, सेम नंबर ऑफ पेज। तो बताइए ये तो हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि कोई भी एक बुक आपने ले ली, इस बुक का इसी बुक के साथ अगर देखा जाए तो जितने पेजेस इसमें होंगे उतने ही पेजेस इसमें होंगे। मीन्स ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि कोई भी आप बुक उठा लीजिए, उस बुक का खुद के साथ तो रिलेशन होना ही है। सेकंड क्या होगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है कि अगर कहा जाए कि इफ ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करता है, ए कोमा बी ले लीजिए या एक्स कोमा वाई ले लीजिए, कि ये आर को बिलोंग करता है, मतलब यहां से ये चीज निकल के आती है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट, द सेम नंबर ऑफ पेजेस। लॉजिक बेस्ड पूरा का पूरा रिलेशन है, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब अगर x में और y में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मींस ये इंप्लाइज कर देगा कि y एंड x ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट। क्योंकि अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x के भी होंगे। इससे ये लॉजिक निकल के आएगा यहां से कि यहां पर x और y रिलेट कर रहे थे, तो यहां पे कौन रिलेट करने लग जाएंगे, y और x। मीन्स ये भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में बिलोंग कर जाएगा। तो अगर x कोमा वाई आर में बैठा है, y कोमा एक्स अगर आर में बैठा है, मतलब रिलेशन कैसा दिया हुआ है आपको, सिमेट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या होता है हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें क्या देखना होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन में देखना है कि इफ x कोमा वाई अगर आर को बिलोंग कर रहा है एंड y कोमा जेड अगर हमारा आर को बिलोंग कर रहा है, देन वी विल शो दैट x z किसको बिलोंग करेगा, आर को। देखिए अगर x और y आर में है, मींस x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट, सेम नंबर ऑफ पेजेस इन बुक, राइट। इधर y और z है तो यहाँ पे y एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब x के y के साथ पेजेस सेम है, y के z के साथ पेजेस सेम है, मतलब यही तो हुआ। ये चीज ये इंप्लाइज करके देगी कि x एंड z ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, राइट, सेम नंबर ऑफ पेजेस। मीन्स यहां से ये निकल के नहीं आ जाएगा कि x कोमा जेड कहां बिलोंग करने लग जाएगा, आर में। मीन्स आर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट। तो देखिए ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ये ट्रिमेट्रिक भी सिमेट्रिक भी हो गया, और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या निकल के आ गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है बच्चों, ऐसा ही आपको बुक में पूछा था। और भी ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको आप ट्राई करिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपसे बनते हैं आप ट्राई करिए उन्हें। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, गिव एन एग्जांपल, यानी कि ये आपको एक्सरसाइज नंबर 10 है, इसकी एक्सरसाइज की क्या है ये। उसने कहा है कि कुछ एग्जांपल्स उसे क्रिएट करके दीजिए। एग्जांपल्स किसके, ऑफ रिलेशंस, जिनमें फर्स्ट पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, सिमेट्रिक
बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ना ही तो वो क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, और ना ही वो ट्रांजिटिव होना चाहिए। मैंने ऐसा ऑलरेडी एक एग्जांपल आपको दे रखा है, ठीक है ना। कौन सा एग्जांपल दिया था मैंने आपको, याद करो, जो इस चीज को फॉलो कर रहा था, सिमेट्रिसिटी को। देखिए एक रिलेशन ले लीजिए 1 2 एंड 2 1। ये रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? सेट डिफाइन करना पड़ेगा आपको। पहले सेट डिफाइन कर लेते हैं, 1 2 दो पर ही ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, ना तो 1 का 1 के साथ रिलेशन दिया हुआ है, ना 2 का 2 के साथ रिलेशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव तो है नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक इसलिए है क्योंकि 1 2 है तो 2 1 है, यानी कि उसका उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 है, 2 1 है, बट 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो एक बेस्ट एग्जांपल आपको मिल गया कि एक रिलेशन जो कि सिमेट्रिक हो बट ना वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो ट्रांजिटिव हो।